शुरू किया जाए। यस मैम। चलिए, फेमा खत्म हो गया था। अब आज से हम लोग शुरू करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहला आईडीबीआई, जैसा बोला गया था, तो सब लोग पेपर और पेन के साथ बैठ जाइए। चलिए, सबसे पहला आपका है आईडीबीआई, फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका दिया हुआ है आईडीबीआई, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम ही बता रहा है कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ये बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह पढ़ते हुए आए हैं। हम लोग याद करिए अपना फर्स्ट चैप्टर, याद है? इंडस्ट्री ग्रोथ हर रिजोल्यूशन में कितना इंपॉर्टेंट था, है ना? चाहे आप रिवॉल्यूशन में 1948 की बात करें या फिर आप 91 की बात करें, 48 से 91 के बीच में जितना भी था, हर जगह देख रहे होंगे आप, इंडस्ट्री के ग्रोथ का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा था। ठीक है, तो आजादी के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि इंडस्ट्री का ज्यादा ग्रोथ पे हम लोग फोकस करें। तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट 1 जुलाई 1964। एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1 जुलाई 1964। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर था मुंबई, महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर इसका है एक्चुअली मुंबई, महाराष्ट्र। आईडीबीआई के अभी करंट जो एमडी सीईओ हैं मिस्टर राकेश शर्मा। और एग्जाम के टाइम जब जाइएगा तो एक बार करंट सीईओ कौन है वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी है मिस्टर राकेश शर्मा, आईडीबीआई के सीईओ मैम। हाँ, एमडी सीईओ, एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, मिस्टर राकेश शर्मा हो गया। अब देखिए, सबसे पहले जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये आरबीआई का सब्सिडियरी था। सबसे पहले जब 1964 में जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो ये आरबीआई का सब्सिडियरी था और एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा। उस एक्ट के थ्रू ये आईडीबीआई का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो अगेन ये स्टैट्यूटरी बॉडी था उस वक्त। ठीक है, और अब क्या है वो हम धीरे धीरे जानेंगे। सबसे पहला लाइन यही लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखिए। It was established as an act of parliament and as subsidiary of RBI. And as subsidiary of RBI. हम सब्सिडियरी मतलब यही ना कि इसका 50% शेयर आरबीआई के पास था। बिल्कुल सही, मोर देन 51% शेयर। और अगर 50% से कम अगर हो जाता है तो उसको कौन सी कंपनी बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी। ऐसा क्या? 20 to 50% से कम अगर है, 20 to 50% अगर है तो उसको कौन सी कंपनी? 50% से अधिक है तो सब्सिडियरी, अगर 20 to 50% है तो कौन सी कंपनी? क्या मैम? 50% से प्लस 20% to 50% शेयर अगर किसी कंपनी का है, होल्डिंग कंपनी मैम। के पास, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी नाम करके कुछ पढ़े थे आप लोग? यस मैम, एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या हुआ? जिस सब्सिडियरी कंपनी, एक मिनट, सब्सिडियरी कंपनी कब होगा? होल्डिंग कंपनी के पास होता है सब्सिडियरी कंपनी का शेयर। तो जिसके पास है वो होल्डिंग कंपनी और जिसका शेयर है वो सब्सिडियरी कंपनी। तो 50% से अधिक अगर है तो वो सब्सिडियरी, 20 to 50% के अंदर अगर है तो वो आपका एसोसिएट कंपनी है कि नहीं? मैम एसोसिएटेड कंपनी वही ना जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। सब घपला कर लिए हैं आप लोग, लेकिन मैम वो था एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सेक्शन 8।
याद करिए, हाँ टाइप्स ऑफ कंपनी में ये वो सेक्शन 8 कंपनी था, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जो एजुकेशन कल्चर ये सब के लिए, स्पोर्ट्स ये सब पे जो फोकस करता है, और उसका जो भी अर्निंग होता है वो उसी में लग जाता है ना, वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वो है सेक्शन 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, कहाँ तक लिखे हम लोग? हाँ, एंड सब्सिडियरी एज ऑफ आरबीआई सब्सिडियरी हो ऑफ गया था। आरबीआई। ठीक है, अब ये डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन आपका होगा, इट इज अ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रजनीश, Yes, ma'am. दिख रहे हैं? Yes, ma'am. आगे बढ़िए, इसका एक अभी नेक्स्ट लाइन लिखिए, इन फरवरी 1976 64 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। कौन? दुर्गेश, वेटिंग रूम। यहाँ डिस्प्ले नहीं किया, नहीं है यहाँ, नजर तो नहीं आ रहा, अगर होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। ठीक है, आप लोग लिखिए, अगर आएगा तो परमिशन तो देती ही हूँ। कहाँ थे हम लोग? इट इज अ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो आरबीआई का सब्सिडियरी था। उसके बाद 76 में लिखिए, इन फरवरी 1976, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, इन फरवरी 1976 IDBI constituted as an autonomous body। autonomous body मतलब ऑटोनॉमस का स्पेलिंग होगा AUTOMOUS, ऑटोनॉमस। ऑटो पहले लिखेंगे, फिर NOMOUS। अब बताइए ऑटोनॉमस का मतलब? कोई नहीं, ऑटोनॉमस बॉडी हो गया मतलब अब जो कंट्रोल है, अब उसके पास खुद का कंट्रोल होगा, कोई और आउटसाइडर कंट्रोल नहीं करेगा उस पर। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, ऑटो नाम है ना, ऑटोनॉमस मतलब खुद का कंट्रोल होगा, कोई आउटसाइडर्स का कंट्रोल नहीं होगा। तो ये कब हक मिला? 1976 में उसको एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया। आगे बढ़िए, एज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इट वाज 2003 में उसको फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एक्ट 2003, आप लिखेंगे एज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एक्ट 2003, IDBI gets its IDBI gets its status as IDBI Limited। IDBI Limited। की पॉइंट की अगर बात करो, सबसे पहला अभी जो स्टेटस है उसका, वो 10th लार्जेस्ट डेवलपमेंटल बैंक है इन वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वो 10th लार्जेस्ट है, तो ये लिखिए 10th लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड। रिपीट कीजिए मैम। 10th लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अंकित। यस मैम। ठीक है, 10th लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड। आगे बढ़िए, IDBI finances that project। IDBI finances that project। IDBI finances that project whose cost is more than 30 million, whose cost is 30 million, as it is a new project, as it is a new project,
और फॉर एक्सपेंशन और फॉर एक्सपेंशन और फॉर मैम दुर्गेश एक्सपेंशन। मैसेज कर रहा है, उस अनलॉक करने के लिए ब्लॉक है। अरे भाई यहाँ मुझे दिख ही नहीं रहा, तो मैं कहाँ से क्या अनलॉक करूँ? वेटिंग रूम में दिख ही नहीं रहा वो। पूरा रूम लॉक है, नहीं, मीटिंग लॉक होगा। चेक कर लेती हूँ। अच्छा, सर ने मुझे होस्ट बनाया ही नहीं है। वो होस्ट बनाना लगता है भूल गए। यार इसको नोट्स भेज दीजिएगा अभी तो। मंजे सर आवाज आ रही है क्या मेरी? नहीं होंगे यहाँ पे। अच्छा, रिकॉर्डिंग देख लेगा वो। भूल गए होंगे होस्ट बनाना। नंबर है किसी के पास मंजे सर का? यस यस मैम है। यार बोल दीजिए मुझे वापस से होस्ट बना देने के लिए। ओके मैम। या फिर मैसेज कर दीजिए। आप क्लास पे फोकस करिए। कहाँ तक लिखे थे? एक्सपेंशन लिख लिए, कॉमा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मैम फिर से बोलिए, 30 मिलियन डाइवर्सिफिकेशन एज मतलब इट इज। 30 million as it is a new project or for expansion। मैम रिपीट एक्सपेंशन में कीजिएगा ना समझ फिर में आ से। रहा है? कहाँ से रिपीट करना है? मैम न्यू प्रोजेक्ट और फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बस यहीं तक बताए, कॉमा डाइवर्सिफिकेशन। तो एक्सपेंशन तो हो गया, अब डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? किसी का तो आंसर दीजिए आप लोग। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब नैना भारतीय सृष्टि सबका हो गया है खत्म पढ़ाई लिखाई? नहीं, विविधता मैम। हाँ विविधता। विविधता। विविधता ठीक है, विविधता को एक्सप्लेन करिए। सिर्फ मतलब गूगल देख कर करके मीनिंग देख करके बोलने से नहीं होगा। क्या समझे विविधता? विविधता का मतलब हाँ, देखिए जब कोई बिजनेस एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरे प्रोडक्ट लाइन में शिफ्ट करता है या अपना बिजनेस बढ़ाता है, ठीक है, उसको हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए टाटा का ही अगर है, टाटा का अगर मैं एग्जांपल लूं तो टाटा सॉल्ट में भी है, टाटा मोटर भी है, टाटा का ज्वेलरी का भी है तनिष्क, है ना? तो ये क्या हुआ? डाइवर्सिफिकेशन हुआ, अलग अलग सेक्टर में वो ग्रो कर रहा है। तो एक तो एक्सपेंशन क्या हुआ कि हम जो सेक्टर है, जैसे मोटर ही है, मोटर ही ग्रो कर रहा है, टाटा मोटर है, टाटा मोटर ही ग्रो कर रहा है, तो वो हो गया एक्सपेंशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब और भी अलग अलग एरिया में बढ़ रहा है, उसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अपना एक्सपेंड कर रहा है डाइवर्सिफाई हो करके, अलग प्रोडक्ट लाइन में घुस करके, है कि नहीं? अब आया समझ? यस मैम। अब आगे बढ़िए। यस मैम। डाइवर्सिफिकेशन लिख दीजिए, और फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, और फॉर मॉडर्नाइजेशन, और फॉर मॉडर्नाइजेशन, और फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो 30 मिलियन पहले होना चाहिए कॉस्ट, ये इसका मतलब ऑब्जेक्टिव है, मेन टारगेट है। इसके अलावा नया प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं, या फिर आपका एक्सपेंशन हो रहा है, या फिर आपका डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस को, ये सारे केस में आपका आईडीबीआई हेल्प करती है।
ठीक है, फाइनेंस देखिए। आगे बढ़िए, अभी क्या स्टेटस है, LIC एक्वायर की हुई है इसका 51% शेयर, ठीक है, तो ये लिखिए LIC एक्वायर्ड 51% स्टेक, LIC acquired 51% stake in IDBI Bank, कब एक्वायर की हुई थी, जनवरी 2019 में, ठीक है, इन जनवरी 2019, ठीक है। अब मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हाँ LIC एक्वायर 51%, इसके आगे क्या बोलूं मैं? स्टेक, STAKE, ठीक है, इन IDBI बैंक मैम IDBI इन जनवरी, क्या अंकित क्या बोल रहे हैं? मैम IDBI उसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है जिसका कॉस्ट 30 मिलियन से ज्यादा होता है। हाँ, इंडस्ट्री है ना, तो इंडस्ट्री के पास ऑब्वियसली फाइनेंस का तो ज्यादा कमी होता है नहीं, ठीक है। क्या मकसद इसका, टू प्रोवाइड, फॉर प्रोवाइडिंग, मेन मकसद इसका है फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड क्रेडिट, हाँ, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड क्रेडिट and providing developmental related assistance to the industry sector of India, ठीक है, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट करके आप कर लीजिए। हाँ, डेवलपमेंट के बाद providing developmental related assistance to the industry sector of India, इंडिया, ठीक है। तो मेन मकसद ये, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव हाईलाइट कर रहा है इस पॉइंट में। क्या मकसद है, क्रेडिट प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट जो पहले हम लोग डिस्कशन किए, चाहे वो एक्सपेंशन हो, चाहे मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन हो इंडस्ट्री का, उसमें वो हेल्प करेगा, ठीक है। कोई भी डेवलपमेंटल मोटिव अगर होगा इंडस्ट्री का, उसमें वो हेल्प करता है। अब लिखिए सब्सिडियरी कौन कौन है IDBI का, IDBI का सब्सिडियरीज कौन कौन है। तो पहला है IDBI कैपिटल मार्केट, IDBI सब्सिडियरी में सबसे पहला है IDBI कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज, IDBI कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटी। उसके बाद है IDBI इंटेक, IDBI इंटेक, INTECH। फिर है IDBI एसेट मैनेजमेंट। मैम सेकंड क्या बोली? इंटेक, INTECH, IDBI इंटेक हो गया। IDBI एसेट मैनेजमेंट हो गया। फिर IDBI म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी, IDBI म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी। फिर है IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज, IDBI ट्रस्टी सर्विसेज। फिर है IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हो गया। अब इसका फंक्शंस लिखिए फंक्शंस। तो पहला फंक्शन क्या हो जाता है, बैंक है तो पहला मेन मकसद है लोन प्रोवाइड करना। किस टाइप का लोन, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। और लोन भी जो प्रोवाइड करेगी बोथ इंडियन करेंसी में या फॉरेन करेंसी, दोनों में प्रोवाइड करने का इसको पावर दिया गया है। ये लिखिए फंक्शन पॉइंट, इट प्रोवाइड्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, लोन both in Indian rupees and foreign currency.
हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे गारंटिंग टर्म। मैम रिपीट कीजिएगा तो। अभी आप समझे क्या क्या फंक्शन मैंने कहा? मैम वो सुना मीडियम दिया और था लॉन्ग तो। टर्म पे तो हाँ तो अपने वर्ड्स में लिख लीजिए मीडियम और लॉन्ग टर्म Yes, लोन। अगर जो डिक्टेट करवाए वो सुनाई नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो अपने वर्ड्स में लिख लीजिए। ये मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है बोथ इंडियन करेंसी में भी और फॉरेन करेंसी में भी। इट प्रोवाइड्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन बोथ इन इंडियन रुपी एंड फॉरेन करेंसी। कर लिए? Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट है गारंटिंग टर्म लोन। गारंटिंग टर्म लोन, गारंटिंग, गारंटी लास्ट में आईएनजी, टर्म लोन। आगे होगा प्रोवाइड रीफाइनेंस असिस्टेंस। प्रोवाइड रीफाइनेंस असिस्टेंस, ठीक है। मतलब अब जैसे मान लीजिए मेरा टारगेट था 1 करोड़ में मेरा काम हो जाएगा, इतने बिलियन में मेरा काम हो जाएगा। कल को फिर थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गया तो रीफाइनेंस इसीलिए लिखा हुआ है। आप पहले फाइनेंस लिए, अब बिजनेस में ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो रीफाइनेंस की भी असिस्टेंस है। आगे बढ़िए। कोई अगर इक्विपमेंट हो, कोई इंडस्ट्री सेट होता है तो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए होता है, प्लांट मशीनरी चाहिए होता है तो उसके लिए भी फाइनेंस मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखिए प्रोवाइड इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। प्रोवाइड इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट है प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अंडर राइटिंग। प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अंडर राइटिंग। और अंडर राइटिंग तो कोई नया टर्म है नहीं। अगर कोई वर्ड ऐसा आया जो पिछले क्लास में हम लोग कभी पढ़े हैं तो इसका आंसर कौन देगा? हाँ बोलिए। बोलिए दुर्गेश, हैंड रेज किए आप। क्या हो गया? ठीक है, मैम दुर्गेश का नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप लोग बताइए। हाँ मैम ओरल या रिटर्न होता था उसी टाइप का। यस मैम, बोलिए, आवाज आ रहा है मैम। हाँ अभी आ रही है। यस मैम, क्या पूछ रहे थे? क्या? हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है। अंडर राइटिंग का मतलब बता रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं? क्या हो गया है भाई? खैर बाकी लोग बताइए। नहीं होगा? अगर आता तब तो अब तक तो भाई आप वेट करते ही नहीं, अब तक तो आ जाता आंसर। मैम ओरल और रिटर्न में जो बताए थे मैं अंडर किया राइटिंग का मतलब पूछा। हेलो, आवाज आ रहा है मैम? हाँ आ रहा है। आवाज तो आ रही है, आप बोलिए। अंडर राइटिंग का मैम मतलब अगर पूछ रहे थे। अच्छा मैम बोलने अगर दीजिए कोई दुर्गेश को नुकसान पहले। मैम मैम बोल दुर्गेश लेता को हूँ, बोलने दूसरे दीजिए क्या बोलना सर। हाँ अंडर राइटिंग का मतलब पूछ रहे हैं। अरे हाँ भाई, पता है कि नहीं पता है दुर्गेश? मैम अगर मैम इन द कोई फॉर्म ऑफ नुकसान होता है सिक्योरिटी हो सकता है। वही ये तो बताया बोल गया रहे था। हैं। मैम रेटिंग के कोई तहत कंपनी में हानि या होता है उसका जिम्मेदार लेना। याद करिए, इतना डिटेल मैम एग्जाम्पल देके बताए इंसर्ट थे कि मैम, मान लीजिए कोई मैम रेटिंग के इंसर्ट रिस्क तहत होगा सर। इवैल्यूएट करने का काम होता है आपका अंडर राइटर का। कभी आप कुछ प्रीमियम देने जाते होंगे तो पहले इवैल्यूएशन होता है कि आपको कितना प्रीमियम देना चाहिए। अगर कोई 35 साल का आदमी जाता है तो उसको कितना प्रीमियम देना चाहिए, कितना रिस्क एसोसिएटेड है किसके ये तो साथ, है ये सब उसमें था कैलकुलेट ना, कौन करता है? ये तो हाँ है उसमें था ना, जब हम कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे थे तो वहाँ पे जहाँ बैंकर अंडर रहता है ब्रोकर को एस्टेब्लिश कर रहे थे। आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। किसी और को सुनाई दे रहा है तो बताइए। मैम जब आप फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी पढ़ा रहे थे हाँ फॉर्मेशन वाले चैप्टर में डिस्कशन हुआ था तो अंडर राइटर के बारे में। हम मैम जो वो वहाँ पे था फील्ड
वहाँ जो था सीलिंग जो आपने नेसेसरी 3 का डॉक्यूमेंट में मैम पढ़े थे ना मैम, AOMOA, तीन- a अरे पहले list of ऐसे person सुनाई नहीं दे underwriting। रहा अंकित, रुक जाइए रुक जाइए। हाँ बोलिए दुर्गेश। तो वहाँ पे जो मैम 3 स्टेप पढ़ाया था आपने, अप्रूवल जो था वहाँ पे जो ब्रोकर, अंडरराइटर और बैंकर को एस्टेब्लिश किया जा रहा था। सेकंड या हाँ तो वहीं पे पढ़ाई हुआ था, तो फिर बोले। अंडरराइटिंग का मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैम ब्रोकर का जो काम होता है वो, अगर कोई कंपनी नया होता है मार्केट में, तो वो जो होता है वो कंपनी को जो होता है वो खुद पे डिजाइन, वो भरोसा नहीं होता कि मेरा शेयर्स बिकेगा कि नहीं, इसके लिए वो ब्रोकर एस्टेब्लिश करता है मार्केट में, जो एक दूसरे के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। लेकिन अंडरराइटिंग जो होता है वो कंपनी का शेयर्स जो होता है वो खरीदता है, अपने रिस्क के ऊपर में खरीदता है, और इसके लिए जो होता है वो तो मैम काम क्या हुआ, काम क्या हुआ, रिस्क इवैल्यूएट करना ही ना। यस मैम, वो रिस्क लेता है, अपने रिस्क पे वो खरीदता है शेयर्स और उसको बेचता है मार्केट में। वो इसलिए करता है क्योंकि उसको इससे जो होता है वो ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, और इससे जो होता है वो रिस्क ब्रोकर का भी होता है, लेकिन ब्रोकर से ज्यादा रिस्क अंडरराइटिंग का होता है। क्योंकि अगर मैंने कोई कंपनी खरीद खोला और आप मेरे अंडरराइटिंग को हायर किया, तो आप मेरे शेयर्स को जो है वो परचेज करोगे। इसलिए फिर क्वेश्चन उठता है कि क्यों रिस्क लेके परचेज करोगे, क्योंकि मैम अंडरराइटर को जो होता है वो इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है, इसलिए वो एक काम करता है, कंपनी का जो होता है वो शेयर रिस्क पे लेके वो खरीदता है और उसको मार्केट में बेच सकता है। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ब्रोकर का काम, अंडरराइटर का काम जो होता है वो ज्यादा रिस्क बेयरिंग होता है मोर देन ब्रोकर्स। वेरी गुड, ये ज्यादा डिटेल नॉलेज ओरिएंटेड है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग बच्चे हैं, अगर आप ज्यादा नॉलेज जानना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं रिसर्च, इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। लेकिन इन शॉर्ट आप जान सकते हैं अंडरराइटर का मतलब क्या होता है, रिस्क इवैल्यूएट करना, ठीक है। बाकी हम लोग पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल दे करके उस टाइम में समझे थे, तो रिवीजन थोड़ा करिए तो सारा कुछ याद आता चला जाएगा, नहीं तो इस तरह सारा भूलते चले जाएंगे रिवीजन नहीं करेंगे तो, ठीक है। आगे बढ़िए, ये लिख लिए, प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अंडरराइटिंग एंड बाय डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन, एंड बाय डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन। आगे लिखिए, इट इज ऑपरेटिंग बिल्स डिस्काउंटिंग, it is operating bills discounting, comma bill rediscounting facilities, bill rediscounting facilities। आगे लिखिए, providing soft loans, providing soft loans, ठीक है। अब देखिए लोन तो हम लोग देखते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट लोन लिखने का क्या मतलब है यहाँ पे, तो सॉफ्ट लोन मतलब क्या, ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बना करके जो लोन लेने वाले उनके लिए थोड़ा फेवरेबल कंडीशन रखा जा रहा है, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं बनाया जा रहा है लोन लेने के लिए, इसीलिए लिखा जा रहा है यहाँ पे सॉफ्ट लोन, ठीक है। आई बात समझ में, टर्म्स वगैरह फेवरेबल होगा बोरोवर्स के लिए, इसीलिए सॉफ्ट लोन लिखा हुआ। आगे, प्रोवाइड सीड कैपिटल, इट ऑल्सो प्रोवाइड सीड कैपिटल। सीड कैपिटल वेंचर कैपिटल भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं बिजनेस शुरू करते वक्त जो स्टार्टिंग अमाउंट लगता है, ठीक है, वो सब उसको सीड कैपिटल ही कहते हैं। सीड कैपिटल बोलिए, वेंचर कैपिटल बोलिए, या स्टार्टिंग अमाउंट बोलिए, ठीक है। देन यस मैम, टेक्निकल डेवलपमेंट कोई चाहिए होता है तो उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड होता है, तो लिखिए प्रोवाइड फंड्स फॉर टेक्निकल डेवलपमेंट, प्रोवाइड फंड फॉर टेक्निकल डेवलपमेंट। हो गया, तो ये था आपका IDBI। अब नेक्स्ट आप लोग का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है IFCI, नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है IFCI। IFCI